स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड नॉन टेक में। फ्रेंड्स मैं आज बात करने वाला हूं पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, और उसमें हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा सिंगल फेज मोटर। और उस सिंगल फेज मोटर में मोस्टली हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, क्योंकि बीटीयूपी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। लगभग हर बार एक क्वेश्चन जो होता है वो बीटीयूपी के एग्जाम में पूछता है कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या होती है, उसे समझाइए। तो सबसे पहले दोस्तों, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी को समझने से पहले हमें सिंगल फेज मोटर के बारे में कुछ जाना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हुए समझते हैं सिंगल फेज मोटर होता क्या है। सिंगल फेज सिंगल फेज मोटर सिंगल फेज मोटर यानी सिंगल फेज मोटर कहते किसे हैं। सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि सिंगल फेज मोटर कहते किसे हैं। यानी कि वह मोटर जिसे सिंगल फेज सप्लाई द्वारा चलाया जाता है उसे हम बोलते हैं सिंगल फेज मोटर। अगर उसे एसी द्वारा चलाया जा रहा होगा तो उसे बोलेंगे सिंगल फेज एसी मोटर। अगर डीसी सप्लाई द्वारा चलाया जा रहा हो तो उसे बोलेंगे सिंगल फेज डीसी मोटर। ठीक है। तो चूंकि डबल फील्ड रिवॉल्विंग जो थ्योरी होती है वो सिंगल फेज एसी मोटर के अंतर्गत आती है, तो हम सिंगल फेज एसी मोटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि सिंगल फेज जो मोटर होता है वो थ्री फेज मोटर से कैसे डिफरेंट होता है, यानी कि दोनों मोटरों में डिफरेंट क्या होता है सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर में। ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि सिंगल फेज मोटर और थ्री फेज मोटर में अंतर बताइए, तो आप जान लीजिए। सिंगल फेज मोटर एक लिख लीजिए, पहले लिखिए, हेडिंग लिखिए, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन सिंगल फेज एंड थ्री फेज मोटर। यहाँ पे लिख लीजिए सिंगल फेज मोटर। ठीक है, सिंगल फेज मोटर, और यहाँ पे लिख लीजिए थ्री फेज मोटर। ठीक है। अब देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, पहला डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, पहला डिफरेंस क्या होता है कि यह मोटर जो होता है वो सिंगल फेज सप्लाई द्वारा चलाया जाता है। इसे किसे सिंगल फेज सप्लाई द्वारा इसे चलाया जाता है। सिंगल फेज यानी कि सिंगल फेज चूंकि ये इंडक्शन मोटर है तो इंडक्शन मोटर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा, किसके द्वारा, सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा, इसके द्वारा चला जाता है, सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा चला जाता है। और थ्री फेज मोटर जो होता है उसे किसके द्वारा चला जाता है, तो नाम से स्पष्ट है, थ्री फेज मोटर है तो थ्री फेज सप्लाई द्वारा चलाया जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसे किसके द्वारा चलाया जाता है, थ्री फेज सप्लाई के द्वारा, थ्री फेज सप्लाई के द्वारा, थ्री फेज एसी के द्वारा, क्योंकि इंडक्शन मोटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम एसी द्वारा चलाया जाएगा। तो सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा। ठीक है, इसे सिंगल फेज एसी सप्लाई के द्वारा चलाया जाएगा, इसे थ्री फेज एसी सप्लाई के द्वारा चलाया जाएगा। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसमें। ठीक, पहला तो हमने देख लिया, दूसरा देखते हैं कि यह जो मोटर होता है, सिंगल फेज जो मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, नॉट सेल्फ स्टार्टेड, यानी ये जो मोटर होता है सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है। और ये जो होता है मोटर वह सेल्फ स्टार्ट होता है। थ्री फेज मोटर जो होता है क्या होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्टेड क्या होता है दोस्तों, सेल्फ स्टार्टेड होता है। ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस होता है क्या होता है, तीसरा डिफरेंस देख लेते हैं, तीसरा डिफरेंस क्या होता है दोस्तों इसमें। तो तीसरा जो डिफरेंस होता है, इसकी इफिशियंसी जो होती है वो थोड़ा कम होती है, यानी कि लो इफिशियंसी ठीक है, लो इफिशियंसी। ठीक है, इसकी इफिशियंसी जो होती है वो लो होती है, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो थोड़ा इसकी तुलना में जो होता है थोड़ा हाई होता है। ठीक है।
के तुलना में क्या होता है, एफिशिएंसी जो होती है थोड़ा हाई होती है, यानी कि हाई इफिशियंसी एफिशिएंसी जो होती है थोड़ा सिंगल फेज मोटर की तुलना में अधिक होती है। ठीक है। तीसरा जो डिफरेंस होता है इसमें दोस्तों, तीसरा जो डिफरेंस देखें, तीसरा नहीं, चौथा डिफरेंस देखें क्या होता है। एप्लीकेशन के आधार पर हम देखते हैं कि जो इनमें डिफरेंस क्या होता है एप्लीकेशन के आधार पर। तो सिंगल फेज मोटर का जो यूज होता है दोस्तों, इनका एप्लीकेशन जो है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। किसके लिए? डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है सिंगल फेज मोटर का, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। इसके लिए डोमेस्टिक पर्पस के लिए, यानी कि घरेलू कार्यों के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि मिक्सचर ग्राइंडर होता है हमारे घरों में। ठीक है। उसके बाद हम वॉशिंग मशीन देखते हैं हमारे घरों में लगा होता है। फिर उसके बाद वाटर पंप, इसके द्वारा हम पानी वानी निकालते हैं। ठीक है। और फैन जो होता है उसमें भी ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ही होता है। ठीक है। तो इन सब का यूज किया जाता है, इन सभी में सिंगल फेज मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है। और थ्री फेज मोटर का एप्लीकेशन देखें तो इसका उपयोग, जो थ्री फेज मोटर का एप्लीकेशन क्या होता है, यानी इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, यानी औद्योगिक कारखाने जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं किसका? थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ठीक है। तो थ्री फेज जो मोटर, जैसे कि हम देखते हैं कि लेथ मशीन जो हमारा होता है उसमें हमारा क्या होता है, थ्री फेज मोटर होता है। ठीक है। तो हमने देखा कि थ्री फेज मोटर जो है वो सिंगल फेज मोटर से कैसे डिफरेंट है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि जो सिंगल फेज मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है। क्या होता है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। आखिर क्यों नहीं होता है तो समझेंगे हम डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी के थ्रू। ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है। हेडिंग डालेंगे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विक्षेत्र घूर्णन सिद्धांत। क्या बोलते हैं? द्विक्षेत्र घूर्णन सिद्धांत। क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? द्विक्षेत्र घूर्णन सिद्धांत। तो मेनली हमारी जो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होती है वो क्या कहती है, तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी क्या कहती है। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, यानी स्पष्ट है हेडिंग से ही कि डबल फील्ड है और रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि रोटेट कर रहा है, यानी कि दो फील्ड इसमें। जब हम सिंगल फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो क्या होता है दोस्तों कि दो फ्लक्स जनरेट होते हैं, 5 मान के दो फ्लक्स जनरेट होते हैं। और दोनों जो फ्लक्स होते हैं वह उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, परंतु जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। क्या होता है दोस्तों? जब हम, जैसे कि हमने मान लीजिए सिंगल फेज सप्लाई दिया तो दो फ्लक्स जनरेट हुए और दोनों फ्लक्स का मैग्नीट्यूड सेम है, परंतु डायरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण मान लीजिए कि ये हमारा, देखिए चलिए और अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा रोटर है, एक स्लिप रिंग है, ये हमारा स्लिप रिंग रोटर है, एक स्लिप रिंग रोटर है। ठीक है। क्या है? ये हमारा जो है स्लिप रिंग रोटर है, ये हमारा क्या है, स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स से बने हुए हैं। और इसमें क्या होता है, कंडक्टर बार्स को डाल दिया जाता है, कंडक्टर बार्स को डाल दिया जाता है इसमें और इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। कंडक्टर बार्स को डालकर शॉर्ट कर दीजिए। जैसे कि हम मान लीजिए कि सिंगल फेज मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दिए तो दो फ्लक्स जनरेट हुए 5 मान के। मान लीजिए एक फ्लक्स ये है हमारा, एक फ्लक्स ये है। ठीक है। ये फ्लक्स मान लीजिए क्या है और ये फ्लक्स हमारा ये है, दो फ्लक्स जनरेट हुए। ठीक, दो फ्लक्स जनरेट हुए और एक मान लीजिए क्लॉकवाइज, ये हमारा मान लीजिए क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये हमारा जो है
वो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। दो फ्लक्स जनरेट हुए, ठीक है, और दो, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक मान लीजिए ये फॉरवर्ड फ्लक्स है, ठीक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और एक रिवर्स फ्लक्स है जो रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब मान लीजिए कि जब दोनों एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक, ये प्रयास करता है, रोटेट करने का प्रयास करता है। मान लीजिए अब दोनों क्या होगा कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे तो क्या इसका रिजल्टेंट टॉर्क जो होगा, मान लीजिए ये इसका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये क्या होगा, रोटर पर क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। अब दोनों का मैग्नीट्यूड, टॉर्क का मैग्नीट्यूड जो सेम है, तो इसके कारण क्या होगा, रिजल्टेंट जो टॉर्क होगा उसका मान 0 हो जाएगा, जिसके कारण रोटर जो हमारा होगा वो रोटेट नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारा रोटर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा रोटर है, ठीक है, ये रोटर है। जैसे कि अब हम सिंगल फेज सप्लाई मोटर को दे दिए, एसी फेज सप्लाई सिंगल फेज मोटर को दिए, ठीक है। जब हम सिंगल फेज एसी सप्लाई दिए तो क्या होता है दोस्तों कि दो दो फ्लक्स जनरेट हुए हैं, ठीक, और एक मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और जब दोनों सेम मान के हैं तो सेम मान के टार्क लगाएंगे। एक मान लीजिए क्लॉक डायरेक्शन है तो इधर टार्क लगाया, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टार्क लगाएगा। अब मान लीजिए जब दोनों का टार्क मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी सेम है तो क्या है, इस पे रिजल्टेंट टार्क का मान क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए आप इसको इधर भी घुमा रहे हैं, उतना ही टार्क से आप घुमाना चाह रहे हैं, और फिर उतना ही टार्क से इधर भी घुमाना चाहें तो क्या रोटर ये घूमेगा, किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल टार्क लग रहे हैं दोनों ही डायरेक्शन में, तो इसके कारण यह रोटर नहीं घूमेगा। तो यही कारण है कि जो सिंगल फेज मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। चलिए हम अब आपको दिखा देते हैं। और अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसको, अगर लिखना भी होगा एग्जाम में, अगर पूछता है तो आप लिख सकते हैं। ये थ्योरी क्या कर रही है तो लिख सकते हैं, अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे कि किसी सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा, अगर लिखना चाहता हूं तो लिख सकते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा उत्पन्न अल्टरनेटिंग फ्लक्स का इक्वेशन क्या होता है, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी को ये जो हमारा फ्लक्स है इसको फाई मैक्स बाई 2 मान के दो फ्लक्सों का बना हुआ माना जा सकता है। ठीक, क्या हुआ है कि जब हम किसी सिंगल फेज एसी सप्लाई द्वारा उत्पन्न अल्टरनेटिंग फ्लक्स फाई इक्वल टू फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी को फाई मैक्स बाय 2 मान के दो फ्लक्सों का बना हुआ मान सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि ये दो फ्लक्स जनरेट होते हैं तो वही फाई मैक्स मान के दो फ्लक्स जनरेट होते हैं, और दोनों का जो डायरेक्शन होता है, इसको रोटेट करने का डायरेक्शन होता है, और दोनों का डायरेक्शन होता है बना हुआ मान सकते हैं, जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होता है। सेम मान के फाई मैक्स बाय 2 मान के दो फ्लक्स जनरेट होंगे, और दोनों फ्लक्सों का ये मान लीजिए इसी का बना हुआ है, इसी के दो
इसी से बना हुआ है 5x मान के दो फ्लक्स को बना हुआ माना गया है, ठीक है। और जो इनका डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी जो है इनका सेम होता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये फ्लक्स कैसे रोटेट करते हैं। अब देखते हैं वेक्टर के थ्रू हम देख लेते हैं कि ये जो फ्लक्स जो होते हैं वो कैसे रोटेट करते हैं। आपने अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा के एग्जाम्स में एबीटीपी एग्जाम जो होता है उसमें बहुत एक बार पूछा है क्वेश्चन, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद अगर पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब हम चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर वो कैसे घूमते हैं या कैसे रोटेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये फ्लक्स जो होते हैं वो कैसे रोटेट करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, फ्लक्स का इक्वेशन, अल्टरनेटिव फ्लक्स का इक्वेशन क्या था, फाई इज इक्वल टू 5 मैक्स कास ओमेगा टी, ठीक, यही था ना। अब देखते हैं कि 0 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, फिर 180 डिग्री पे, फिर 220 डिग्री पे, फिर 360 डिग्री पे जो फ्लक्स होते हैं कैसे रोटेट करते हैं। पहला देखते हैं दोस्तों, पहला थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर आप 45 to 45 पर भी दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए एक फ्लक्स हमारा है, एक एरो से हमारा एक फ्लक्स दिखा रहा है एक फ्लक्स को, ठीक है। ये फ्लक्स एक, मान लीजिए एक फ्लक्स हमारा φ1 है, ठीक है। और एक फ्लक्स जो होगा यहाँ बनाइए, एक फ्लक्स मान लीजिए हमारा φ1 है और एक फ्लक्स जो होगा φ2। मान लीजिए एक फ्लक्स φ1 होगा, आप लिखिए एक फ्लक्स φ1 इसको मान लीजिए, और ये मान लीजिए हमारा φ2 है। दो फ्लक्स जनरेट होते हैं ना, दो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। तो एक फ्लक्स φ1 है और एक फ्लक्स φ2 है। ये किसके बराबर होते हैं, 5 मैक्स बाई 2, ये भी क्या है 5 मैक्स बाई 2, दो मान के बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा थीटा इक्वल टू 0 इसमें रखिए, ओमेगा टी का मतलब थीटा भी होता है, इसी का मतलब थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। तो आप इसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखते हैं दोस्तों कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे आप इसमें लिखिए 0। अगर आप इसमें 0 रखते हैं तो cos 0 अंश का जो मान होता है वो होता है 1, का 0 अंश का मान 1 होता है। तो आप इसमें रखेंगे तो इसका मान पूरा 1 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह होगा 5 इक्वल टू 5 मैक्स। यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा दोस्तों, देखिएगा रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 5 मैक्स। क्या मिलेगा दोस्तों, 5 इज इक्वल टू 5 मैक्स। ये दो फ्लक्सों का बना हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू किस, आप एक बार रखेंगे थी वो क्या होते हैं 0 डिग्री पे क्या होता है। दूसरा कंडीशन देखते हैं दोस्तों, 90 डिग्री पर, एट 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री पे क्या होता है, जब हम थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो ये हमारा 90 डिग्री क्या करेगा, ये मान लीजिए हमारा एक, ये हमारा जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो 90 डिग्री ये रोटेट करेगा तो यहाँ पे आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ये नहीं सॉरी, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा तो यहाँ पे 90 डिग्री, मान लीजिए ये रोटेट करेगा 90 तो यहाँ पे आएगा, और ये 90 रोटेट करेगा तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आप जरूरी नहीं है कि इसको अलग अलग बात मतलब अलग अलग दिखाई, एक एरो पर भी दिखा सकते थे, लेकिन हम आपको अच्छी तरीके से समझने के लिए हमने इसको अलग अलग पैरेलल में खींचा हुआ है, ठीक है। तो 90 डिग्री रोटेट कराइए इसको, तो 90 यहाँ 90 डिग्री ये रोटेट करेगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिएगा कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से। देखिए 90 डिग्री हुआ है, 90 डिग्री हुआ, ये हमारा क्या है, ये φ1 है, ये हमारा φ2 है, ये φ1 है φ2 है। और देखिएगा अब 90 डिग्री cos ओमेगा टी का मान 90 रखिए, तो 90 रखेंगे तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो जब यहाँ पर मान 0 हो जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी मान क्या हो जाएगी 0, यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा 0 होगा।
यानी कि फाई इज इक्वल टू 0। और जाहिर सी बात है दोनों वेक्टरों से भी स्पष्ट हो रहा है कि जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, देखिए दोनों फ्लक्स को इंडिकेट कर रहे हैं और दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, जिसके कारण रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये क्या है, फाइव इक्वल टू 5 मैक्स बाई 2, ये क्या है 5 मैक्स बाई 2, यही फ्लक्स है 5 मैक्स बाई 2 को ऐसे मूव रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तीसरा कंडीशन देखिएगा दोस्तों, तीसरा कंडीशन में क्या होता है, तीसरा कंडीशन अब मान लीजिए यहाँ पर रखेंगे थीटा एक बार, तो दोनों का मान 0 यानी कि या फाइव का मान जो होगा, अगर आप यहाँ पे इस ये भी 0 हो जाएगा, दो फ्लक्स होंगे दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। फाइव मैक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तो फाइव इज इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर देखेंगे, क्या देखेंगे, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर देखते हैं कि जो फ्लक्स होते हैं कैसे मूव करते हैं या रोटेट करते हैं। तो 180 डिग्री पर देखते हैं दोस्तों क्या होता है, तो जब थीटा इक्वल टू 180 रखेंगे तो cos 180 का मान जो होता है वो -1 होता है। क्या होता है दोस्तों, -1 होता है। तो इस तरह से हमें जो फ्लक्स प्राप्त हो गया 5x, तो -5x प्राप्त होगा बाई 2, ये दो फ्लक्स बना होगा ना, तो ये भी माइनस हो जाएगा 5 मैक्स बाई 2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, दोनों को ऐड करेंगे देखो -5 मैक्स प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा दोनों को ऐड कर लीजिएगा, -5 मैक्स आएगा। ठीक है, और देखिएगा इसका एरो वेक्टर इस तरह से बनेगा, और देखिए जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री घुमा, फिर अब यहाँ से कितना घुमा 180 डिग्री, यानी यहाँ से 180 यहाँ पे घूमेगा, यानी कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा, कुछ इस टाइप से हमको मिलेगा, कुछ इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा पैरेलल इसको बनाते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हमें रोटेट करता हुआ दिखाई देगा, और ये हमारा रिजल्टेंट फ्लक्स को दिखा रहा है। और ये जो होगा ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन है, फाई 1 है, और ये हमारा कौन है, फाई 2, ये फाई 1 कर लीजिएगा, फाई 2, और ये किसके बराबर हुआ है, 5 मैक्स बाई 2, और ये भी किसके बराबर होता है, 5 मैक्स बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, और रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 इज इक्वल टू -5 मैक्स। जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं, अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, अगर आप इसको वेक्टर को इस डायरेक्शन में करेंगे तो नेगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। तो हमने देखा कि 180 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके कारण माइनस का साइन लगा हुआ है। अब हम देखेंगे दोस्तों एट थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री पर। अब 270 डिग्री पे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो 270 पर क्या होता है, अब इसमें वैल्यू cos 270 का मान जो होता है, cos 270 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, cos 270 का मान 0 होता है। तो जब इसका मान पूरा 0 तो ये भी 0, यानी कि जो दोनों फ्लक्स होंगे वो क्या होंगे, 5 इक्वल टू दोनों मिलाकर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। अब ये 0 तो दोनों फ्लक्स मिलाएंगे तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल टू 270 पे क्या होंगे, रिजल्टेंट फ्लक्स जो होंगे वो 0 होंगे। अब देखिए इसका देख लीजिएगा, इसका कुछ इस तरह से बनेगा, ये 90 डिग्री घूमेंगे, फिर आप देखिएगा इसको यहाँ पहले यहाँ पे था, फिर 90 घुमा, ठीक, 90 के बाद 180 की घुमा, और 180 के बाद 270, यानी कि यहाँ पे, यानी ये जो वेक्टर होगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा, और ये जो होगा अब ऊपर जाएगा कुछ 90, मान लीजिए 90 ये भी घूमेगा ना, तो 270 है तो 90 ये भी और घूम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से हमको आपको दिखाई देता होगा, तो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा, कुछ इस तरह से हमको दिखाई देगा। अब फाइव 2 जो है, फाइव 2 यह क्या होगा, 90 डिग्री और रोटेट किया तो ये ऊपर आ गया, फाइव 2 यहाँ पे आ गया, और फाइव 1 जो होगा नीचे आ गया। और दो हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर है, इसके कारण इसका रिजल्टेंट जो फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और रिजल्टेंट फ्लक्स की वैल्यू जो होगी
वो 0 होगी। ठीक, हमने देखा कि 270 यानी कि 270 पर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान जो हो रहा है वो 0 हो रहा है। अब देखते हैं दोस्तों लास्ट कंडीशन, पांचवा कंडीशन। अब देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री पर अब वैल्यू 360 का मान क्या होता है, कॉस 360 का मान क्या होता है, कॉस 360 का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हमें जो फ्लक्स होगा, ये फ्लक्स दो फ्लक्स को बना हुआ है, तो इसका मान जो होता है कॉस ओमेगा टी का मान हो जाएगा 1, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स प्राप्त होगा। और ये दो फ्लक्सों का बना हुआ है आई मैक्स मान के, तो एक ये होगा, फिर इसमें एक और रखेंगे तो उसका भी मान पॉजिटिव में ही आएगा, तो एक दो बने और दोनों मिलकर क्या बनेंगे, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बनेगा 5 मैक्स। ठीक है, अब इसका देखिएगा किस तरह से बनता है वेक्टर। और ये देखिए अब फिर यहाँ पे 90 डिग्री उसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, और 90 डिग्री इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, और इसको 90 डिग्री रोटेट इस डायरेक्शन में कराएंगे, तो हमें कुछ इस तरह से प्राप्त होगा, कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। ये हमारा φ2 है, ये हमारा φ1 है। ठीक है, और रिजल्टेंट जो फ्लक्स, ये हमारा रिजल्टेंट, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया है, सीधा दिखा देते हैं। देखिएगा जो रिजल्टेंट ये फ्लक्स होगा इसका मान क्या होगा, फाइव इज इक्वल टू 5 मैक्स, कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। देखिए सबसे पहले हमने 0 डिग्री पे देखा, तो 0 डिग्री पे हमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था। फिर हमने 90 डिग्री पे देखा, तो 90 डिग्री पे हमने देखा कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान है वो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर हमने देखा 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स जो हमारा प्राप्त हो रहा है वो मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये माइनस सिंबल से दर्शाया गया है इसको। फिर 270 डिग्री पर, 270 डिग्री पर हम क्या दिखाई दे रहा है, 270 डिग्री पर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। फिर वो 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर हमें रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या हो रहा है प्राप्त, मैक्सिमम फ्लक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 360 डिग्री पे। तो इन सभी कंडीशनों से देखिएगा दोस्तों, इन सभी कंडीशनों से हमें एक कोसाइनसॉइडल फॉर्म प्राप्त होता है, कोसाइनसॉइडल फॉर्म प्राप्त होता है। रिजल्टेंट फ्लक्स जो हमारा है उसका एक कोसाइनसॉइडल फॉर्म प्राप्त होता है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे। सॉरी, ये डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी है, इसको रहने दीजिए। डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी लिखा हूँ ना, बस है। ठीक है, देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, और मिटाते नहीं, चलिए आपको थोड़ा फिगर छोटा होगा उससे घबराइएगा मत, क्योंकि आपको यहाँ पे इसलिए अभी मिटा देंगे तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसकी इसी वजह से हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, आपको थोड़ा छोटे ही फिगर में दिखा दे रहा है आपको। तो ये देखिएगा, ये जो हमारा है ये हमारा फ्लक्स को दर्शा रहा है, किसको, इसको दिखा रहा है फ्लक्स को, और ये जो हमारा दिखा रहा है लाइन, ये कोणीय विस्थापन जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ओमेगा टी को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, इन सभी कंडीशनों को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो जब हम थीटा इक्वल टू 0 रखे हैं, थीटा इक्वल टू क्या रखे हैं, 0, जब थीटा इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो हमें रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो इस लाइन पे देखिएगा मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे हमारे, यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, 0 डिग्री, इसको और बढ़ा लीजिए, इसको और बढ़ा लीजिए, ओमेगा टी। ठीक है, 0 डिग्री, फिर यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, फिर वहाँ पे यहाँ पे 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 270 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 90 फिर 180 270, और यहाँ पे 360 डिग्री।
ओमेगा टी को 360 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री, 270, 90, 0 डिग्री। ठीक है, देखिएगा दोस्तों कि जब थीटा इक्वल टू जीरो, जब थीटा इक्वल टू जीरो तो फ्लक्स जो रिजल्टेंट फ्लक्स है मैक्सिमम प्राप्त होगा। यानी कि ये जीरो है ना, 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे मैक्सिमम प्राप्त होता है। यानी पॉजिटिव है तो यहाँ पे बनेगा कुछ, यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर जब थीटा इक्वल टू जो हमारा है वो 90 डिग्री है, थीटा इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान क्या प्राप्त हो रहा है 0। यानी कि अब यहाँ पे अगर रख रहे हैं थीटा का मान अगर 90 रख रहे हैं तो रिजल्टेंट फ्लक्स का मान 0, यानी कि कहीं यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर हमें जो फ्लक्स प्राप्त होता है मैक्सिमम प्राप्त होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। ठीक है, इसके अगर नेगेटिव साइन है तो ये हमारा नेगेटिव को दर्शाएगा, फ्लक्स नेगेटिव फ्लक्स को दर्शा रहा है, तो यानी ये भी मैक्सिमम होगा, लेकिन ये इस लाइन पर उसको दर्शाया जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा, लेकिन ये कहाँ होगा इस पर दिखा रहे हैं 180 डिग्री पे ना, 180 डिग्री पे नहीं, इस लगभग इसी के सीध में कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, 180 डिग्री पे यहाँ पे इसका पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू सॉरी थीटा इक्वल टू 270 डिग्री, 270 डिग्री पर रिजल्टेंट फ्लक्स का मान 0 प्राप्त हो रहा है, यानी कि यहीं पे पॉइंट प्राप्त होगा। 0 का मान इसी लाइन पर दर्शाया जाएगा ना, तो यहाँ प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद 360 यार रिजल्टेंट फ्लक्स का मान मैक्सिमम प्राप्त हो रहा है, तो मैक्सिमम प्राप्त होगा दोस्तों, तो मैक्सिमम फ्लक्स प्राप्त होगा, तो ये मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव है, तो यानी कहीं ना कहीं इसी के सीध में लगभग यहाँ पे, सही है, यहाँ पे इंडिकेट होगा पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों कि अब सभी पॉइंटों को हम मिला देते हैं, सभी पॉइंटों को हमें मिलाते हैं, तो देखिएगा एक को साइनसॉइडल फॉर्म कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा। सभी पॉइंटों को मिला देते हैं, सभी पॉइंटों को मिलाने पे देखिएगा दोस्तों एक को साइनसॉइडल फॉर्म कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। हमने देखा दोस्तों कि सभी पॉइंटों को हमने मिला दिया, तो क्या है कोस साइनसॉइडल फॉर्म कुछ इस तरह से प्राप्त हो रहा है। और ये इक्वेशन किसका शो कर रहा है, तो इक्वेशन किसका शो कर रहा है, ये किसका ग्राफ शो कर रहा है, किस इक्वेशन का, तो फाई इज इक्वल टू किसका शो कर रहा है, फाई इज इक्वल टू फाई मैक्स कॉस ओमेगा टी, ये इसी का इक्वेशन, ये ग्राफ जो है वो इसी इक्वेशन को शो कर रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें एक कोस साइनसॉइडल फॉर्म प्राप्त होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। अब देखिए दोस्तों स्टार्टिंग के समय और रनिंग के समय जब एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, यानी कि जब मोटर रुका होता है तो क्या होता है, फिर रन करता है तो क्या होता है, चलिए आपको दिखा देते हैं कि क्या होते हैं जब रुका होता है और जब मोटर घूम रहा होता है, यानी कि जब रनिंग कंडीशन में होता है। तो देखते हैं एट स्टैंड स्टिल कंडीशन क्या होता है दोस्तों। स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी कि जब मोटर विरामावस्था में है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में, यानी कि रुका हुआ है रोटर, यानी कि रोटर मूव नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, क्या है, रुका हुआ है। तो एट स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि फॉरवर्ड स्लिप और रिवर्स स्लिप का मान जो होता है वो 1 होता है, जिसके कारण रोटर पर कोई टार्क नहीं लगता है। रिजल्टेंट करने का मतलब है कि रिजल्टेंट टार्क का मान जो होता है वो 0 होता है, जिसके कारण रोटर जो होता है वो घूमना स्टार्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं रनिंग कंडीशन में, यानी कि जब हम रोटर को रोटेट करा रहे हैं तब क्या होता है रनिंग कंडीशन में, यानी जब रनिंग कंडीशन में जब रोटर जा रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दूसरा हम देख लेते हैं एट रनिंग कंडीशन, एट रनिंग कंडीशन, रनिंग कंडीशन रनिंग कंडीशन में देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि रनिंग कंडीशन में क्या होता है कि जब रोटर को रन कराते हैं, यानी कि या तो इस डायरेक्शन में रोटेट करा दीजिए या रन करा दीजिए, या फिर इस डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, यानी कि मतलब जिस डायरेक्शन में आप टार्क के मान को इंक्रीज करेंगे वो रोटर जो होगा वो उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहे हैं। ठीक है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन बोल रहे हैं। तो फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप बराबर क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड स्लिप बराबर होगा एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिप एस एफ को एफ से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये फॉरवर्ड स्लिप है। क्या है, फॉरवर्ड स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। ठीक है, इस क्या क्या है आपको बता देते हैं। वेयर एन एस इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड। क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। क्या है दोस्तों, सिंक्रोनस स्पीड। एन एस इज इक्वल टू क्या है, सिंक्रोनस स्पीड। और जो ये एन है, सिर्फ एन जो लिखा हुआ है, इसको एन आर भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो ये क्या होता है, रोटर स्पीड, रोटर स्पीड, रोटर स्पीड। इसी को कहीं कभी कहीं रोटर स्पीड कहा जाता है, या फिर इसी को एक्चुअल स्पीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्चुअल स्पीड। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के घूमने के स्पीड को ही हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। जैसे कि हमने मोटर को सप्लाई दिया और एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा वो रोटेट करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा, तो उसकी वही फील्ड जो रोटेट करता है उसी को हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और रोटर स्पीड, जाहिर सी बात है, नाम से यह स्पष्ट है कि रोटर स्पीड यानी कि रोटर को घूमने की स्पीड को क्या बोलते हैं, रोटर स्पीड। तो हमने जान लिया एन एस क्या है, एन क्या है, एन एस बारे में जान लिया। ठीक है, तो हमने देखा कि फॉरवर्ड स्लिप इज इक्वल टू एस एफ इज इक्वल टू एन एस माइनस एन एन एस माइनस एन अपॉन एन एस। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिवर्स डायरेक्शन बोले तो रिवर्स स्लिप बराबर क्या होगा। देखिएगा दोस्तों, तो रिवर्स स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, रिवर्स स्लिप, रिवर्स स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा, तो रिवर्स स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसको एस बी या एस आर से इंडिकेट कर दीजिए, एस आर या एस आर कीजिए, या फिर इसी को देखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। कभी कभी रिवर्स स्लिप या बैकवर्ड स्लिप भी बोल सकता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वो दोनों बात एक ही होता है। तो रिवर्स स्लिप क्या होगा, रिवर्स स्लिप जो होगा वो होगा माइनस एन एस माइनस एन अपॉन माइनस एन एस। ठीक है, अब देखिएगा, माइनस कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एन एस प्लस एन अपॉन एन एस। माइनस अब दोनों में से कॉमन लीजिए और माइनस माइनस कैंसिल कर देगा। ठीक, अब हमको कुछ इस तरह से एन एस प्लस एन अपॉन एन एस प्लस एन अपॉन एन एस प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम इसको टू एन एस अपॉन एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, इसको लिख सकते हैं। इसको आप दो भागों में तोड़ लीजिए, टू एन एस। ठीक है, टू एन एस और टू एन एस में से एक एन एस घटा देंगे तो क्या होगा, एक एन एस बचेगा ना, तो वही हम किए हैं। ठीक है, टू एन एस में से, और इस मान लीजिए कि ये यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा एन एस। ठीक है, और एक एन एस घटाएंगे तो यही प्राप्त होगा। ठीक है, कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, इस एन एस से एन एस कैंसिल, यानी कि क्या होगा, टू, क्या होगा, टू, और ये क्या होगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से एन एस माइनस एन अपॉन एन एस की को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लिप। तो इसकी जगह पे आप रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से आप यहाँ पे एस एफ लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड स्लिप एस एफ, यानी कि एस बी या एस, चलिए एस बी कर लीजिए, बैकवर्ड स्लिप या रिवर्स स्लिप। तो एस बी इज इक्वल टू क्या होगा,
2 माइनस 2SF। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है, ये हमारा एक इक्वेशन प्राप्त होगा कि SB इज इक्वल टू 2 माइनस SF, या फिर इसी को SB SF प्लस SB इज इक्वल टू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है, तो हमें क्या इक्वेशन प्राप्त हुआ था दोस्तों, SB यानी कि बैकवर्ड स्लिप इज इक्वल टू 2 माइनस फॉरवर्ड स्लिप, यही इक्वेशन प्राप्त हुआ था ना, यही इक्वेशन प्राप्त हुआ था ना। तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि जब हम फॉरवर्ड स्लिप के मान को घटाते हैं, जब फॉरवर्ड स्लिप के मान को घटाते हैं तो बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होता है, बढ़ता है। देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हाँ, चूंकि ये भी बात जान लीजिए कि स्टार्टिंग के समय जो होता है, स्टार्टिंग यानी जब रोटर मतलब रुका होता है, उस समय क्या होता है कि स्लिप जो होती है, हमारी स्लिप जो होती है वो 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, जब रोटर रुका होता है तो स्लिप का मान जो होता है वो 1 होता है। लेकिन जैसे जैसे रोटर जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है तो क्या होता है, धीरे धीरे स्लिप का मान घटने लगता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि स्लिप का मान 100% कब होता है, जब रोटर रुका होता है। यानी कि अगर परसेंटेज के रूप में दिखाना हो तो यहाँ पे परसेंटेज चिन्ह लगा दीजिए और इसको 100% कर दीजिए। ठीक है, परसेंटेज के रूप में दिखाना हो उस तरफ तो स्लिप का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो देखिए जैसे जैसे क्या, जैसे कि हम फॉरवर्ड स्लिप का मान घटाएंगे तो देखिए बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसका मान हम 0.9 रख रहे हैं। ठीक, फॉरवर्ड स्लिप का मान कम कर रहे हैं ना, तो इसका बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, तो घटाइए तो क्या आएगा, बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, 2 में से 0.9 घटाइए तो क्या होगा, 1.1 होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए हम 0.8 घटा रहे हैं। ठीक, तो बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, 1.2 होगा। फिर हम 0.7 घटा रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, इसका मान 2 में से घटाएंगे तो क्या होगा, 1.3। तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब फॉरवर्ड स्लिप का मान बढ़ रहा है, तो सॉरी फॉरवर्ड स्लिप का मान घट रहा है, जब फॉरवर्ड स्लिप का मान घट रहा है तो रिवर्स स्लिप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 0.1 था, 0.2 था, 0.3 हुआ। ठीक, ऐसे ऐसे घटाते जाएंगे तो क्या होगा, बैकवर्ड स्लिप का मान क्या होगा, घटता जाएगा, सॉरी बढ़ता जाएगा। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि स्टार्टिंग के समय जो होता है, स्टार्टिंग के समय टार्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लिप होता है। क्या होता है दोस्तों, टार्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लिप होता है। यानी कि स्लिप का मान घटता है तो टार्क का मान बढ़ता है। क्या होता है दोस्तों, स्लिप का मान घटता है तो टार्क का मान बढ़ता है, परंतु जब स्लिप का मान बढ़ता है तो टार्क का मान घटता है। क्या होता है दोस्तों, टार्क का मान घटता है जब स्लिप का मान बढ़ता है। ठीक, तो इस इक्वेशन से हमें पता चलता है। तो जैसे जैसे देखिए फॉरवर्ड स्लिप का मान घट रहा है तो रिवर्स स्लिप का मान बढ़ रहा है, अरे जाहिर सी बात है रिवर्स स्लिप का मान बढ़ रहा है। ठीक, तो टार्क का मान क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, रिवर्स डायरेक्शन में टार्क का मान घटेगा कि नहीं। देखिए इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान बढ़ रहा है तो उस डायरेक्शन में टार्क का मान क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो जैसे जैसे हम फॉरवर्ड स्लिप का मान बढ़ा रहे हैं तो रिवर्स स्लिप का मान बढ़ रहा है, और रिवर्स स्लिप बढ़ने का मतलब टार्क क्या होगा, या बढ़ेगा तो टार्क क्या होगा, घटेगा। और जाहिर सी बात है जब टार्क का मान घटेगा तो क्या उस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिस डायरेक्शन में टार्क का मान अधिक होगा उसी तो डायरेक्शन में रोटेट करेगा जो रोटर होगा। तो फॉरवर्ड स्लिप का मान घट रहा है तो फॉरवर्ड स्लिप का मान घट रहा है। ठीक, जब फॉरवर्ड स्लिप का मान ये घट रहा है तो टार्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान घट रहा है उस डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ रहा है, यानी जब जिस डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है रोटर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट करेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा दोस्तों, इसी तरह से क्या होता है कि जब जब बैकवर्ड स्लिप का मान को भी कम करके देख लीजिए, बैकवर्ड स्लिप के मान को भी कम करके देख लीजिए। इस इक्वेशन से मान लीजिए कि एस एफ को इधर लाइए, एस को इधर लाइए। ठीक, एस एफ को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2 माइनस SB, बैकवर्ड स्लिप होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए, तो इसमें भी देख लीजिए, ये तो जान ही रहे कि स्टार्टिंग के समय टार्क जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्लिप होता है। ठीक, तो इसमें भी देख लीजिए, देखिए कि जैसे जैसे बैकवर्ड स्लिप का मान कम कीजिए तो 1 से कम ही तो करेंगे, क्योंकि 1 स्टेशनरी कंडीशन में जब रोका होता है रोटर तो 100% स्लिप प्राप्त होती है। अब जैसे जैसे उस डायरेक्शन में स्लिप का मान को घटाने की मतलब उसी डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो स्लिप का मान घटाइए, 0.9 कीजिए तो इसका मान क्या होगा, 1.1 होगा। फिर 0.8 कीजिए तो इसका मान 1.2 होगा। फिर इसका मान 0.7 कीजिए तो इसका मान क्या होगा, 1.3। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब बैकवर्ड स्लिप का मान घटा रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लिप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है,
ठीक, फॉरवर्ड स्लिप का मान बढ़ रहा है, यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्लिप का मान घट रहा है, तो एक डायरेक्शन में स्लिप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान बढ़ेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, टार्क का मान कम होगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान घटेगा तो उस डायरेक्शन में स्लिप का टार्क का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान घटता है तो उस डायरेक्शन में टार्क बढ़ता है। तो जब टार्क जिस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो उसी डायरेक्शन में तो जो रोटर होगा उस पर अधिक टार्क जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में तो रोटेट करेगा। तो मान लीजिए फॉरवर्ड स्लिप का मान जब हम घटा रहे हैं, फॉरवर्ड स्लिप का मान घटा रहे थे, जब हम फॉरवर्ड स्लिप का मान घटा रहे थे, जब फॉरवर्ड स्लिप का मान घटा रहे थे तो फॉरवर्ड टार्क का मान बढ़ रहा था, तो रोटर क्या हो रहा था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करने लग रहा था। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। और जब रिवर्स स्लिप के मान को बढ़ा रहे थे, जब रिवर्स स्लिप का मान को घटा रहे थे तो फॉरवर्ड स्लिप का मान बढ़ रहा था, और फॉरवर्ड स्लिप का मान बढ़ने के कारण फॉरवर्ड टार्क का मान कम हो रहा था, जबकि रिवर्स स्लिप का मान कम होने के कारण रिवर्स टार्क का मान अधिक हो रहा था। तो जिसके कारण रिवर्स डायरेक्शन में रोटर क्या होगा, रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इसके टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के माध्यम से समझते हैं कि क्या होता है इसका टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। देख लेते हैं कि टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होता है। टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होता है, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है दोस्तों, इसका टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स, चलिए देख लेते हैं। फॉरवर्ड स्लिप और रिवर्स स्लिप का जो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, ये हमारी स्लिप की लाइन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, ये हमारे स्लिप की लाइन को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हमारा है वो टार्क को इंडिकेट कर रहा है। ये टार्क को इंडिकेट कर रहा है, किसको, टार्क को इसको इंडिकेट कर रहा है, टार्क को। ये हमारी स्लिप है, ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जब फॉरवर्ड स्लिप का मान कम हो रहा है उसके लिए स्लिप क्या होगा, यहाँ 0, ये क्या होगा 1, ये क्या होगा 2। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जब हम फॉरवर्ड स्लिप का मान को घटा रहे थे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन टार्क का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो ठीक उसके लिए हम ये बनाए हुए हैं। ठीक, अगर रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना हो तो यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे स्लिप का मान जो होगा 0 होगा। ठीक, ये क्या होगा 1, तो 1 ही रहेगा। ठीक, ये क्या होगा 0 1 2, यहाँ स्लिप का मान क्या होगा 2 होगा। ठीक, स्लिप का मान 2। ठीक, अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है, देखिएगा क्या होता है कि जब इक्वेशन लिख लीजिए एसबी यानी कि बैकवर्ड स्लिप क्या था, बैकवर्ड स्लिप एसबी इज इक्वल टू क्या था 2 माइनस एस एफ फॉरवर्ड स्लिप, यही क्वेश्चन था ना। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि जब हम फॉरवर्ड स्लिप का मान को कम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए है। ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि 1 था इधर की तरफ आ रहा है यानी कि 0 की तरफ। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब रोटेट करा रहे हैं रोटर को, तो देखिएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप का मान घटेगा। यहाँ 1 था, इधर 0 है ना, इधर आने पर घटेगा स्लिप का मान। तो देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि स्टार्टिंग के समय कुछ ना कुछ टार्क हमें प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ तो टार्क स्टार्टिंग के समय हम जब सप्लाई देंगे सिंगल फेज मोटर को तो प्राप्त होगा। ठीक, और जैसे जैसे इस डायरेक्शन में आएंगे तो देखिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से हमको, यहाँ से देखिएगा कुछ इस तरीके से हमको टार्क प्राप्त होगा, कुछ इस तरीके से हमें टार्क प्राप्त होगा, कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, स्टार्टिंग के समय। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्लिप का मान घट रहा है, मान लीजिए यहाँ 1 था, 0.9 करेंगे, 0.8 करेंगे, 7 करेंगे, 0.6 करेंगे, 0.5 करेंगे, मान लीजिए 4 हो गया, 0.3 हो गया, 0.2 हो गया, 0.1 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, देखिए जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, 1 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे बढ़े, ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्लिप का मान कुछ है 0.8 है। ठीक है, यहाँ पे टार्क हमें क्या प्राप्त हो रहा है,
इतना प्राप्त हो रहा है, इतना टार्क प्राप्त हो रहा है कि नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर देखिएगा जैसे जैसे हम आगे स्लिप की मान और घटा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे आ रहे हैं 5 पे, ठीक है। अब देखिएगा क्या प्राप्त हो रहा है, सॉरी देखिएगा 5 पे, सॉरी चलिए 6 पे देख लेते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये 6 पे आ रहे हैं, ठीक है। स्लिप का मान घटा, घटा कि नहीं घटा। जब स्लिप का मान घट रहा है तो देखिए टार्क का मान अब कहाँ प्राप्त हो रहा है, देखिए टार्क का मान यहाँ प्राप्त हो रहा है, यानी कि टार्क का मान बढ़ा है। यानी कि पहले यहाँ था टार्क, अब कितना टार्क प्राप्त हुआ ना, यानी कि जैसे जैसे स्लिप घट रहा है तो टार्क का मान बढ़ रहा है। अब जब टार्क का मान बढ़ेगा दोस्तों, जब टार्क का मान बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में, तो रोटर उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रोटेट करने लगेगा, ठीक है। और देखिए जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम रिवर्स के मान को कम कर स्लिप के मान को कम कर रहे थे तो टार्क का मान बढ़ रहा था। तो वही रिवर्स डायरेक्शन में क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में देखिएगा दोस्तों क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन देखिएगा क्या होता है। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है देख लेते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, देखिएगा जैसे जैसे, यही तो ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए था ना 0 1 2, ठीक है 0 1 2 स्लिप था ना। अब देखिएगा जैसे जैसे यहाँ पे स्लिप का मान घट रहा है, जैसे जैसे स्लिप का मान घट रहा है तो देखिएगा इधर क्या हो रहा है, स्लिप का मान बढ़ रहा है। यानी कि 1, फिर मान लीजिए 1 था, 1.1 होगा, ठीक है 1.1 होगा, फिर 1.2 होगा, 1.3 होगा, 1.3 होगा, फिर 1.4 होगा, 1.5 होगा, 1.6 होगा, 1.7 होगा, 1.8 होगा, 1.9 होगा, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है, इसे एक डायरेक्शन में स्लिप का मान घट रहा है तो एक डायरेक्शन में देखिए स्लिप का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में स्लिप का मान घट रहा है तो एक डायरेक्शन में स्लिप का मान बढ़ रहा है, ठीक। अगर और ये रिवर्स डायरेक्शन के लिए देखिएगा दोस्तों, रिवर्स डायरेक्शन के लिए, रिवर्स डायरेक्शन के लिए जब हम रिवर्स डायरेक्शन में स्लिप के मान को कम कर रहे हैं तब क्या होगा दोस्तों, रिवर्स डायरेक्शन में स्लिप के मान को कम कर रहे हैं तो ये रिवर्स डायरेक्शन के लिए 0 ये है, 1 ये है, 2 ये है, ठीक है 0 1 2। तो जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन में हमको रोटर को रोटेट कराना है उस डायरेक्शन में स्लिप का मान कम होगा, ठीक। तो देखिएगा तो यहाँ पे 1 था, ये 0 है ना, तो जाहिर सी बात है इधर हम जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा, 0.6 होगा, 0.5 होगा, 0.4 होगा, 0.3 होगा, 0.2 होगा, 0.1 होगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक। तो इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में स्लिप के मान को कम करके देख रहे हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब स्लिप के मान को कम कर रहे हैं तो देखिए रिवर्स डायरेक्शन में देखिए हमें कुछ यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे, ठीक। तो हमको स्लिप का मान 0.9 पे देखिए हमें टार्क कितना प्राप्त हो रहा है, कुछ इतना प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 0.7 पे जब आते हैं, 0.7 पे आते हैं, ठीक। जब स्लिप का मान 0.7 है, स्लिप का मान घटा रहा है तो टार्क देखिए कुछ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यानी कि टार्क का मान बढ़ा कि नहीं, पहले यहाँ था फिर टार्क का मान यहाँ प्राप्त हुआ, ठीक। यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी जब स्लिप के मान को कम करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ेगा, और जब टार्क का मान बढ़ेगा तो रोटर क्या होगा, क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में हमने देखा क्या कि जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान घट रहा है उस डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ रहा है, और जिस डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ेगा तो रोटर क्या होगा, उसी डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। तो ये हमारा ए इंडिकेट करेगा किसको, ये हमारा इंडिकेट करेगा किसको, ये हमारा इंडिकेट करेगा फॉरवर्ड टार्क को, किसको, फॉरवर्ड टार्क को, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो बना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए तो टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बना है। तो ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो है फॉरवर्ड और टार्क को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो हमारा है दोस्तों किसको इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स टार्क को, किसको, रिवर्स टार्क को, यानी कि रिवर्स टार्क टी स्मॉल आर लिख दीजिए, ठीक है। क्या है, रिवर्स टार्क को इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड टार्क को इंडिकेट कर रहा है, ठीक। अब दोनों से देखिएगा हमें कुछ इस तरीके से
दोनों से देखिएगा दोस्तों, हमें एक रिजल्टेंट टार्क जो होगा कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। रिजल्टेंट टार्क जो होगा कुछ इस तरह से हमें प्राप्त होगा, कुछ इस वेव फॉर्म में हमें रिजल्टेंट टार्क का मान जो होगा, रिजल्टेंट टार्क का मान दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। रिजल्टेंट टार्क का मान कुछ इस तरीके से देखिएगा दोस्तों, रिजल्टेंट टार्क का मान जो होगा हमें कुछ इस तरीके से हमें रिजल्टेंट टार्क का मान प्राप्त होगा। ये क्या है हमारा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, रिजल्टेंट टार्क को। किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो लाइन हमारी किसको इंडिकेट कर रही है, रिजल्टेंट टार्क। किसको, रिजल्टेंट टार्क को। किसको, रिजल्टेंट टार्क, टी कैपिटल आर इसको लिख लीजिए। ये हमारा इंडिकेट कर रही है किसको, रिजल्टेंट टार्क को। ठीक है, ये क्या हमारा है, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या हमारा क्या है, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। किसको क्या है, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक किसका है, फॉरवर्ड स्लिप जो उत्पन्न हो रहा था और रिवर्स स्लिप जो था उसका ये क्या है, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि टार्क और स्लिप के बीच जो खींचा गया ग्राफ है। ठीक है, ये जो है दोस्तों, ये हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। किसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। किसको दोस्तों, फॉरवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन इसको इंडिकेट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को ये इंडिकेट करेगा। और ये जो होगी दोस्तों, इधर के हिस्से जो होंगे वो रिवर्स डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगे। किसको, रिवर्स डायरेक्शन को। किसको, रिवर्स डायरेक्शन या इसी को बोलते हैं क्या, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये हमारा किसको इंडिकेट कर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन को। ठीक है, ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों कि इस टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें ये पता चलता है कि जिस डायरेक्शन में स्लिप का मान घटता है उस डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ता है, और जिस डायरेक्शन में टार्क का मान बढ़ता है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रोटर रोटेट करने लगेगा। यदि फॉरवर्ड स्लिप का मान बढ़ रहा है, फॉरवर्ड स्लिप का मान घट रहा है तो फॉरवर्ड टार्क का मान बढ़ रहा है, और जब फॉरवर्ड टार्क का मान बढ़ रहा है तो वो रोटर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टार्क अधिक लगने के कारण घूमने लगेगा। ठीक है, जब रिवर्स स्लिप का मान घट रहा है तो रिवर्स टार्क का मान बढ़ेगा। ठीक है, जब रिवर्स टार्क का मान बढ़ेगा तो रोटर क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा। ठीक है, हमने इस टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स से भी देखा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।